हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आप लोग की यूपीपीएससी असिस्टेंट अकाउंटेंट नॉटर के प्रैक्टिस सेट चल रहे थे, जिसमें हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आप लोग कॉमर्स से रिलेटेड है वो सॉल्व कर रहे थे। तो आज के वीडियो में भी एक आपका नया प्रैक्टिस सेट रहेगा। अगर इससे प्रीवियस वीडियोस आपने नहीं देखी हैं तो उसका अलग से प्लेलिस्ट चैनल पर अपलोड है, लिंक आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, देख लीजिएगा। और इसकी क्लासेस भी मैंने कंप्लीट करवा दी थी, तो उसकी भी वीडियोस आपको चैनल पर अवेलेबल हैं, उनको भी देख लीजिएगा। तो और अच्छे से आपको ये सारे जो क्वेश्चंस हैं वो समझ में आएंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। व्हाट इज द मिनिमम रेंट? न्यूनतम किराया क्या है? इसके बारे में आपने रॉयल्टी में पढ़ा होगा, मैंने क्लासेस की वीडियो में भी आपको पढ़ाया हुआ है। तो न्यूनतम किराया क्या होता है? पेमेंट फॉर द यूज ऑफ लैंड विच इज फिक्स्ड, भूमि के उपयोग हेतु भुगतान जो निश्चित हो। लैंड यूज पेमेंट बेस्ड ऑन प्रोडक्शन, उत्पादन के आधार पर भूमि के उपयोग के लिए भुगतान। पेमेंट मेड टू ओनर, मालिक को किया गया भुगतान। नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो मिनिमम रेंट क्या होता है, क्वेश्चन ये पूछता है। तो आपने पता ही होगा, जो रॉयल्टीज अकाउंट होते हैं वहां पर 3-4 वर्ड्स बहुत कॉमन है। एक मिनिमम रेंट होता है, रॉयल्टी है, शॉर्ट वर्किंग है, सरप्लस है। ये 3-4 वर्ड्स जो है वो बहुत ही कॉमन होते हैं। मिनिमम रेंट क्या होता है? जो मिनिमम रेंट होता है वो एक मिनिमम, नाम से ही क्लियर है, और रेंट किराया, एक ऐसा न्यूनतम किराया जो हर सिचुएशन में, हर हाल में जो भी लैंडलॉर्ड होगा उसको पेमेंट करना ही करना होता है। निर्धारित कर दिया जाता है कि इतना किराया देना ही देना। अगर रॉयल्टी जो है, उत्पादन कम हो रहा है, उस वर्ष कम आ रही है, तो मिनिमम रेट का भुगतान किया जाएगा। तो यहाँ पर कौन सा हो जाता है? इस ऑप्शन जो दे रखे तो वहां पर ऑप्शन ए हो जाता है, पेमेंट फॉर द यूज ऑफ लैंड विच इज फिक्स्ड, भूमि के उपयोग हेतु भुगतान जो निश्चित हो। यानी कि इतना किराया मिलना निश्चित ही निश्चित है, इससे कम होगा तो मिनिमम रेंट देना पड़ता है, नहीं तो रॉयल्टी जितनी आ रही है वो आपको चुकानी होगी। एक आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। इन केस द अमाउंट ऑफ शॉर्ट वर्किंग इज रिकवर्ड बाय द लेजर डेबिट्स, पट्टेदार द्वारा लघु कार्य की राशि को वसूल किए जाने की दशा में पट्टादाता डेबिट करता है मिनिमम रेंट अकाउंट को, लेजी अकाउंट को, रॉयल्टी स्टेटरी अकाउंट को, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो पट्टेदार द्वारा लघु कार्य राशि को वसूल किए जाने की दशा में पट्टादाता क्या डेबिट करता है। सबसे पहले क्वेश्चन ये आ जाता है कि शॉर्ट वर्किंग होती क्या है। तो शॉर्ट वर्किंग कब बनती है? जब, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था कि 3-4 वर्ड बहुत ही कॉमन होते हैं। तो शॉर्ट वर्किंग कब बनती है? जब आपकी रॉयल्टी क्या होगी? कम होती है और मिनिमम रेंट ज्यादा होता है। यानी कि इसको इस तरह से भी कह सकते हैं, MR मिनिमम रेंट को अगर हम लिखे माइनस रॉयल्टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? शॉर्ट वर्किंग हो जाएगा। तो यहाँ शॉर्ट वर्किंग को शॉर्ट में SW लिखा हमने, तो ये शॉर्ट वर्किंग हो जाएगा। तो यहाँ पर ऐसी स्थिति अगर बन रही है कि शॉर्ट वर्किंग आ रही है, रॉयल्टी कम आई है, मिनिमम रेंट ज्यादा है, शॉर्ट वर्किंग है वहां पर, तब वहां पर अगर शॉर्ट वर्किंग होती है और फिर वो रिकवर होती है, क्योंकि आगे के वर्षों में जब रॉयल्टी ज्यादा हो जाएगी मिनिमम रेंट से, तो वहां पर शॉर्ट वर्किंग को रिक्यूब भी कर दिया जाता है, यानी कि उसको उससे कह सकते हैं रिटर्न ऑफ कर सकते हैं, अप्लिकेट कर दिया जाता है। तो वहां पर उस दशा में पट्टादाता जो होगा वो क्या डेबिट करता है? क्या डेबिट करेगा? इसमें से लीजी अकाउंट को पट्टेदार के खाते को डेबिट करता है। एक आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसकी क्या जर्नल एंट्रीज होती हैं ये मैं आप लोग को क्लासेस की वीडियो में अच्छे से पढ़ा चुकी हूँ। अगर नहीं देखी है आपने तो वीडियो देखिए, तो आपको अच्छे से डिटेल में समझ में आ जाएगा कि किस तरह से इसकी जर्नल एंट्रीज की जाती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। हैज द स्लोएस्ट इंटरनेट कनेक्शन सर्विस, सबसे धीमी इंटरनेट कनेक्शन सेवा है। डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, डायलअप सर्विस, लीज्ड लाइन या फिर केबल मॉडेम। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सबसे स्लोएस्ट इंटरनेट कनेक्शन कौन सी सर्विस देती है या कौन सी सर्विस होती है? तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? वो डायलअप सर्विस कहलाती है। एक आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। जो डायलअप सर्विसेज होती हैं उनका टेलीफोन कनेक्शन होता है, एक तरह से समझ लीजिए, उस तरह से उसको वो वर्क करती हैं और उनका जो स्पीड होती है वो बहुत ही स्लो होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। ECS स्टैंड्स फॉर, ECS का विस्तार, यहाँ पर आपको उसकी फुल फॉर्म बतानी है। इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक फोकस सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक क्रॉस सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्जन सिस्टम। इससे इसकी फुल फॉर्म क्या हो जाती है? इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम। एक आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। ये होता क्या है? तो इलेक्ट्रॉनिक रूप से जब फंड को आप ट्रांसफर करते हैं तो उसका ये एक मेथड होता है, जो कि आमतौर पर यूज जो होता है वो कह सकते हैं कि बड़ी मात्रा में जब हस्तांतरण ट्रांसफर करा जा रहा है तो वहां पे यूज होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है।
जीएसटी ऑन कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स डैश बेस्ड टैक्स। जीएसटी वस्तुओं और सेवाओं की खपत पर डैश आधारित है। टाइम पीरियड, डेस्टिनेशन, डिविडेंड, ग्रोथ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि जीएसटी जो होता है, हमको पता है जब हम वस्तुओं सेवाओं का कंजप्शन करते हैं तब लगाया जाता है, तो ये किस तरह का कर हो जाएगा, किस तरह का हो जाता है, ये डेस्टिनेशन गंतव्य आधारित कर है। बहुत इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। तो जीएसटी जो है वो डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स होता है। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और है कैसा, ये इनडायरेक्ट टैक्स होता है जीएसटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग अंडर जीएसटी टैक्स डजंट अप्लाई। जीएसटी के तहत निम्नलिखित में से कौन सी कर लागू नहीं होती है? 5, 12, 18, 25। इसमें से कौन सी कर की जो दर है वो लागू नहीं होती है जीएसटी में? कौन सी हो जाएगी? वो हो जाती है 25। 25 नहीं होती, इसमें आपके 5 होती है, 12 होती है, 18 होती है और 28 होती है। इस तरह की दरें होती हैं। तो यहाँ पर 25 नहीं होती। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following speculators expects the price of securities to fall in the near future। निम्नलिखित में से कौन सा जो सटोरिये होते हैं वो उम्मीद करता है कि प्रतिभूति की कीमत निकट भविष्य में गिरने वाली है? बुल, बियर, स्टैग, नन ऑफ दीज। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जो स्पेकुलेटर्स होते हैं, सटोरिये यानी कि जो सट्टा लगाते हैं, वो होते हैं, तो वो किस प्रतिभूति यानी सिक्योरिटी की कीमत जो प्राइसेस हैं वो आगे आने वाले फ्यूचर में गिर सकते हैं, कम हो सकते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? तो वो हो जाता है, उसे बियर कहा जाता है। यानी कि नाम से ही क्लियर हो रहा है, मंद पड़ जाना, मंदी का वो, कि जब जो है हम ये देखना चाह रहे हैं कि कीमतें जो होती हैं वो गिर सकती हैं, तो वहां पर ये क्या करते हैं, कम कीमतों की, कम प्राइस की जो होती है प्रतिभूतियां, उनको परचेज करते हैं, और जब बढ़ने लगती है तो उसको क्या करते हैं, वृद्धि के टाइम पर उसे सेल कर देते हैं। एक आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CRA इन बैंकिंग पार्लेंस स्टैंड्स फॉर। यहाँ पर CRA की फुल फॉर्म आपको बतानी है। क्रेडिट रेटिंग एसोसिएशन, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, क्रेडिट रिस्क असेसमेंट, नन ऑफ दीज। CRA की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? पहली बात तो ये बैंकिंग से रिलेटेड है, इसका भी ध्यान में रखिएगा। क्या हो जाएगी इसकी फुल फॉर्म? क्रेडिट रिस्क असेसमेंट। एक आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। ये देखना कि उधार यानी जो क्रेडिट पर दिया जाता है जो, तो उसमें कितना जोखिम है उसका असेसमेंट करना ही क्या कहलाता है? क्रेडिट रिस्क असेसमेंट कहलाता है। ये अंदाजा लगाना कि अगर भुगतान में जो उधार करता है, जिसको दिया जा रहा है लोन, तो उसमें क्रेडिट जो दिया जा रहा है कि असफल होने की, कि वापस कब तक देगा, उसमें असफलता होने की कितनी हमको हानि हो सकती है, इन सारी संभावनाओं को, पॉसिबिलिटीज को आकलन करता है, असेसमेंट करता है। ये देखना कि जो भी ऋणदाता है यानी कि जो ऋण चुकाने वाला है वो उसके प्रिंसिपल और जो इंटरेस्ट है दोनों को चुका पाने में कितना समर्थ है, सक्षम है या नहीं है, उसका असेसमेंट करना। सही आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कीमिंग इन ई बैंकिंग रिफर्स टू। ई बैंकिंग में स्कीमिंग से अभिप्राय है आइडेंटिफाइंग फ्रॉडस्टर्स कॉपिंग वाइटल इंफॉर्मेशन फ्रॉम क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड से महत्वपूर्ण जानकारी की नकल करने वाले धोखेबाजों की पहचान करना। मल्टीपल ट्रांजैक्शंस बाय वन क्रेडिट कार्ड, एक क्रेडिट कार्ड से विविध व्यवहार करना। कन्वर्जन ऑफ ए डेबिट कार्ड इनटू क्रेडिट कार्ड, एक डेबिट कार्ड का क्रेडिट कार्ड में परिवर्तन। नन ऑफ द अबव, में से कोई नहीं। क्वेश्चन कह रहा है कि ई बैंकिंग की अगर बात की जा रही तो उसमें स्कीमिंग से क्या मतलब होता है? क्योंकि कई चीजें ऐसी होती हैं जिनका अलग अलग मतलब होता है। जैसे प्रमोशन वर्ड एक है, एक प्रमोशन आपका मार्केटिंग में यूज होता है जिसका मतलब संवर्धन करना है, अपनी चीजों को प्रमोट करना है। एक प्रमोशन का मतलब होता है प्रवर्तन, प्रवर्तन जो कि कंपनी लॉ में आपका यूज होता है कि किसी कंपनी को जब बनाने का विचार आ रहा है तो किस तरह से वो कंपनी बन के तैयार होकर रन होती है, वो प्रमोशन कहलाता है। एक प्रमोशन आपका जैसे कि जॉब में भी होता है, पदोन्नति जिसे कहा जाता है। तो इसी तरह से एक वर्ड के अलग अलग चीजों में अलग अलग मतलब हो सकते हैं। तो स्कीमिंग को अगर ई बैंकिंग में कहा जाए तो ई बैंकिंग में क्या अर्थ होता है इसका? वो हो जाता है आइडेंटिफाइंग फ्रॉडस्टर्स, यानी जो फ्रॉड करने वाले लोग हैं, जो कॉपी कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन को, उनकी पहचान करना है, उनको आइडेंटिफाई करना। जो क्रेडिट कार्ड से महत्वपूर्ण जानकारी की नकल करने वाले धोखेबाजों की पहचान करना क्या कहलाता है? स्कीमिंग कहलाता है। एक आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। जो स्कीमिंग होती है, एटीएम है या डेबिट कार्ड है या फिर क्रेडिट कार्ड है, इन कार्डों पर आपने देखा होगा कि एक मैग्नेटिक पट्टी ऐसी टेप ऐसा लगा रहता है, उसमें जानकारी आपकी इंफॉर्मेशन स्टोर रहती है, उससे चुराते हैं, उससे चुराने का काम किया जाता है, वही स्कीमिंग कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर 14 बैंक्स वर नेशनलाइज्ड। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था? 1969, 71, 73, 77।
तो पहला राष्ट्रीयकरण जो हुआ था 14 बड़े बैंकों का वो 1969 में हुआ था, और दूसरा जो राष्ट्रीयकरण किया गया था वो 1980 में 1980 में किया गया था। उसमें 1980 में 6 बैंकों का किया गया था और 1969 में 14 बैंकों का किया गया था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। किसके कार्यकाल में किया गया था? तो उस टाइम जो प्राइम मिनिस्टर थी वो कौन सी हो जाएंगी? वो थी आपकी इंदिरा गांधी जी। उनके टाइम में जो 14 बैंक थे इनका राष्ट्रीयकरण किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज फॉर कंपनीज अदर देन कंपनीज क्लेमिंग एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 11। डैश उन कंपनियों के अलावा अन्य कंपनियों के लिए है जो धारा 11 के तहत छूट का दावा करती हैं। ITR 2, 3, 5 या फिर 6, यानी कि कौन सी कंपनियां हैं जो कि धारा 11 के तहत जो छूट का दावा करती हैं उनको छोड़ दीजिए। इसके अलावा और जो कंपनीज होती हैं वो कौन सा ITR फिल करती, क्वेश्चन ये कह रहा है। कौन सा करती हैं? वो हो जाएगा आपका ITR 6। एक आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, यानी कि जो ITR 6 वाली फॉर्म कह सकते हैं कि कंपनीज हैं जो ITR 6 रिटर्न फॉर्म भरती हैं वो क्या करेंगी? आयकर अधिनियम 1961 की धारा 11 के तहत छूट का दावा नहीं करती हैं। अब ये आपकी धारा 11 है क्या? तो धारा 11 में ऐसी कंपनियां आती हैं जिनकी जो एसेट्स होती हैं, संपत्तियां होती हैं, किसी न किसी जो इनकम हो रही है एसेट या उनकी इनकम जो हो रही है वो धर्मार्थ उद्देश्य से होती है, धार्मिक उद्देश्यों के लिए, रिलीजियस ऑब्जेक्टिव्स के साथ वो बनाई जाती हैं। उनकी जो इनकम होती है उनको धारा 11 में छूट दी जाती है, और बाकी जो कंपनीज होती हैं जो धारा 11 में नहीं आ रही हैं वो ITR 6 को भरती हैं। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोविजंस ऑफ TDS ऑन सैलरी आर डील्ड अंडर सेक्शन डैश ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961। वेतन पर जो TDS का प्रावधान किया जाता है वो 1961 की किस धारा के अंतर्गत होता है? 196, 98, 94 या फिर 92। यहाँ पर कौन सी धारा हो जाती है इसमें? ये सब इम्पोर्टेंट, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इनको ध्यान में रखिएगा। जो धारा 192 है 192 है 1961 की, इनकम टैक्स एक्ट 1961 की धारा सेक्शन 192 के अंडर में जो सैलरी होती है उस पर TDS का प्रावधान किया गया है। TDS होता क्या है? टैक्स डिडक्ट एट सोर्स। इसका भी ध्यान में रखिएगा कि वेतन को भुगतान करने से पहले ही उसमें से जो नियोक्ता है, एम्प्लॉयर होता है, वो TDS को उसमें से कट कर लेता है, उसके बाद भुगतान करता है। और जब सकल कुलाए ग्रॉस टोटल इनकम जोड़ी जाती है आगे, तो वहां जाकर के उसमें से जो TDS होता है बाद में टैक्स लायबिलिटी बनती है, तो उसके बाद TDS जितना काटा गया उसको डिडक्ट कर दिया जाता है, तो फिर नेट टैक्स लायबिलिटी निकल करके आ जाती है। एक आंसर यहाँ पर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए इनडायरेक्ट टैक्स। निम्नलिखित में से कौन सा कर अप्रत्यक्ष कर नहीं है? सेंट्रल सेल्स टैक्स, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, सेंट्रल वैल्यू एडेड टैक्स, इनकम टैक्स। कौन सा इनडायरेक्ट टैक्स नहीं है, अप्रत्यक्ष कर नहीं है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो यहाँ पर कौन सा नहीं होगा? सेल्स टैक्स भी है, एक्साइज ड्यूटी भी है और वैल्यू एडेड टैक्स भी। इनकम टैक्स जो होता है वो आपका क्या हो जाएगा? डायरेक्ट टैक्स होता है, इनडायरेक्ट टैक्स नहीं होता, यानी कि जिस व्यक्ति पर लगाया जाता है वही व्यक्ति ही उसका भुगतान भी करता है। एक आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस इज गुड फॉर नेशनल डेवलपमेंट एंड स्ट्रेटनिंग इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन। राष्ट्रीय विकास और आर्थिक एवं राजकीय स्थिति सुदृढ़ बनाने के लिए ये अच्छा है। टैक्स अवॉइडेंस, टैक्स प्लानिंग, टैक्स इवेजन, नन ऑफ दिस। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? देश के विकास के लिए और आर्थिक एवं राजनीतिक स्थिति को सुदृढ़ बनाने के लिए इसमें से कौन सी चीज अच्छी मानी जाती है? तो यहाँ पर जो टैक्स अवॉइडेंस होता है उसे कर बचाव कहा जाता है, यानी कि ये कर को बचाना। और यहाँ पर जो टैक्स इवेजन होता है उसका मतलब हो जाता है कर की चोरी। तो यहाँ पर जो कर बचाव होता है, टैक्स अवॉइडेंस होता है, उसमें क्या रहता है कि लीगली, यानी कि यहाँ पर इलीगल नहीं होता, लीगली जो आपका इनकम टैक्स एक्ट है उसके लूप होल्स को ढूंढ करके उनका यूज करके टैक्स को अपना मिनिमाइज करना, कम से कम पे करना, तो ये टैक्स आपका अवॉइडेंस हो जाता है। वैसे नैतिक तरीके से तो गलत है, लेकिन अगर देखें तो ये लीगल है। लेकिन जो टैक्स इवेजन होता है वहां पर कर की चोरी की जा रही, कर को मतलब देने से कुछ अपनी इनकम है जो नहीं दिखाई जा रही है, या किसी भी गलत तरीके से इलीगली तरीके से कर को बचाया जा रहा है, नहीं पे किया जा रहा है, तो आपका पूरी तरह से क्या है, इसके लिए दंड किया जा सकता है, फाइन भी लग सकता है, जुर्माना भी लग सकता है। टैक्स प्लानिंग जो होती है, कर नियोजन जो होता है, वो पूरी तरह से लीगल भी है और अच्छा भी माना जाता है, यानी अपने टैक्स को इस तरह से प्लान करना जिससे कि गवर्नमेंट का भी नुकसान ना हो और आप भी कम अपना टैक्स दे पाए। तो टैक्स प्लानिंग जो होती है वो राष्ट्रीय विकास के लिए, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति को सुदृढ़ बनाने के लिए अच्छी मानी जाती है। तो एक आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन बी हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एग्रीकल्चर इनकम इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम इनकम टैक्स अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। आय के अधिनियम 1961 की किस धारा के अंतर्गत कृषि आय को आयकर से छूट प्राप्त है, यानी कृषि आय पर आयकर नहीं देना पड़ता। इसमें से कौन से सेक्शन में, वो कौन सी सेक्शन हो जाती है, वो आपकी हो जाती है सेक्शन 10 सबसेक्शन 1, यानी धारा 10 की उपधारा 1 के अंतर्गत जो एग्रीकल्चर इनकम होती है उस पर टैक्स नहीं देना पड़ता। एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, Rakesh worked with a previous employer for 3 years but was not entitled to any gratuity. He worked with the present employer for 8 years, worked with the and 7 months. The completed years of service for calculating exemptions of gratuity shall be taken as. राकेश ने पिछले नियोक्ता के साथ 3 साल तक काम किया, लेकिन वह किसी भी ग्रेजुटी के हकदार नहीं थे। उन्होंने वर्तमान नियोक्ता के साथ 8 साल और 7 महीने तक काम किया। ग्रेजुटी की छूट की गणना के लिए सेवाओं को पूर्ण वर्षों को इस प्रकार लिया जाएगा, 9 years, 11 years, 12 years, 8 years। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है, राकेश क्या थे, पहले इन्होंने 3 साल किसी के यहाँ काम किया था, लेकिन उनसे कोई भी ग्रेजुटी इनको नहीं मिली थी। उसके बाद उन्होंने दूसरी जगह काम करा, वहाँ पर उन्होंने 8 साल 7 महीने काम किया है। तो वहाँ पर हमें ये बताना है कि जब हम ग्रेजुटी की निकालेंगे इनकी, तो वहाँ पर हम कितने सेवाओं के पूर्व वर्ष को मानेंगे, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। तो यहाँ पर उन्होंने पिछले नियोक्ता के पास कितने टाइम तक काम किया था उससे मतलब नहीं है, क्योंकि उन्हें वहां से कोई भी ग्रेजुटी नहीं मिली थी। यहाँ पर जो उन्होंने दूसरे नियोक्ता के साथ काम किया 8 साल 7 महीने, वहाँ पर ये 8 साल पूरे लिए जाएंगे और साथ में जो 7 महीने हैं, 6 महीने से अधिक की अवधि को 12 वर्ष मान लिया जाता है। 6 महीने से अधिक की अवधि जो होती है यानी 6 मंथ से ऊपर हो जाते हैं तो उसको पूरा 1 ईयर लिया जाता है। तो यहाँ पर उसको हम इसी में ऐड कर देंगे, तो यहाँ पर 9 ईयर्स हो जाएंगे। एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोविजन रिलेटिंग ऑफ इनकम अंडर द हेड सैलरीज ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 आर कंटेन्ड इन डैश। जो वेतन है मद है, इसके तहत ऐसे संबंधित प्रावधान आय के अधिनियम 1961 की डैश में निहित है, यानी कौन सा सेक्शन ऐसी है जो आपकी सैलरी जो है चैप्टर उससे रिलेटेड है, जो सैलरी हेड है उससे रिलेटेड है। सेक्शन 28 to 44, 45 to 55, 15 to 17 या फिर 22 to 27, कौन सी सेक्शन हो जाएंगी, वो हो जाती है आपकी सेक्शन 15 to 17। एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, यानी कि जो आपका वेतन शीर्षक होता है उससे रिलेटेड जो सेक्शन है वो सेक्शन 15 से 16 तक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेजुटी रिसीव ड्यूरिंग कंटिन्यूएशन ऑफ सर्विस इज डैश इन द हैंड्स ऑफ ऑल एम्प्लॉय वेदर गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। सेवा की निरंतरता के दौरान प्राप्त ग्रेजुटी डैश सभी कर्मचारियों, चाहे वो सरकारी हो या फिर गैर सरकारी कर्मचारी के हाथों में है। फुली exempted up to rupees 2 lakh per annum, exempted up to rupees 5 lakh per annum, fully taxable, पूरी तरह से कर योग्य। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सेवा कर रहे हैं, यानी कि सर्विस अभी चल रही है, सर्विस में है और उसके टाइम पीरियड में ही ड्यूरिंग सर्विस में ही ग्रेजुटी मिल रही है सभी कर्मचारी, चाहे वो सरकारी हो या फिर गैर सरकारी। तो वो क्या रहेगी, एग्जाम्प्ट होगी या फिर टैक्सेबल होगी या 2 लाख तक होगी या फिर 5 लाख तक होगी। तो यहाँ पर कितने तक होती है, वो फुली टैक्सेबल होती है। अगर सर्विस के टाइम पीरियड में ही किसी तरह की ग्रेजुटी मिल रही है तो वो फुली टैक्सेबल होती है, चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो चाहे आपका प्राइवेट एम्प्लॉय हो। तो एक आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, विच टाइप ऑफ ऑडिट में बी ऑर्डर्ड बाय द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल इन केस ऑफ गवर्नमेंट ऑडिट। सरकारी कर्मचारी की दशा में नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक को किस प्रकार का अंकेक्षण करने का अधिकार है, सप्लीमेंट्री ऑडिट, कंप्लीट ऑडिट, इंटरिम ऑडिट, इन्वेस्टिगेशन। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गवर्नमेंट कंपनी है और वहाँ पर जो नियंत्रण कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल होता है, किस प्रकार के ऑडिट कराने का अधिकार उसको होता है, किस प्रकार का ऑडिट करने का, तो वो हो जाता है आपका, क्योंकि जो भी सरकारी कंपनी है तो वहाँ पर जो भी ऑडिट हो रहा है वो आपका ऑडिट जो होता है वो पूर्ण अंकेक्षक होता है, कंप्लीट ऑडिट होता है। एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। इसको आप अंतिम भी बोल सकते हैं, फाइनल ऑडिट भी बोल सकते हैं या फिर आप इसको कंप्लीट ऑडिट भी कह सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर सेक्शन 144 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 द ऑडिटर डजंट प्रोवाइड द फॉलोइंग सर्विसेज। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 144 के अनुसार लेखा परीक्षक निम्नलिखित सेवाएं प्रदान नहीं करता, ऑपरेशनल सर्विसेज, बीमांकित सेवाएं, मैनेजमेंट सर्विसेज, प्रबंधन सेवाएं, इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विसेज, निवेश सलाहकार सेवाएं। आपको क्वेश्चन पूछ रहा है क्या वो सर्विसेज अपनी नहीं देता,
जो आपका लेखा परीक्षक होता है, जो ऑडिटर होता है, वो कौन सी सर्विस प्रोवाइड नहीं कराता, किस सेक्शन में, 144 में कौन सी सर्विसेज यहाँ पर नहीं देता है। तो ना तो वो कोई बीमांकित सेवाएं देता है, पहले ही आपका हमने पढ़ा होगा ऑडिटर के बारे में, तो मैंने बताया भी था आपको कि बीमाकर्ता की तरह नहीं होता। जैसे कि बीमाकर्ता एक श्योरिटी देता है कि अगर आपको कोई नुकसान होगा तो उसकी भरपाई हम करेंगे, कंपनी की तरफ से की जाएगी। तो आप ऑडिटर ये नहीं कहता कि मैं ऑडिट कर रहा हूँ तो पूरी तरह से आप इस बात से श्योर हो जाइए कि आपके जो भी रखे गए हैं अकाउंट वो पूरी तरह से सही है, तो बीमाकर्ता नहीं होता है। न ही वो प्रबंधन मैनेजमेंट सेवाएं देता है, न ही वो कोई भी एडवाइस देता है। वो सिर्फ आपके ऑडिट जो भी अकाउंट्स है उनको ऑडिट करता है और अपनी एक रिपोर्ट देता है। और अगर उसे कुछ भी चीजें हैं जो लग रही हैं कि सस्पिशियस है या कुछ गलत दिख रहा है अकाउंट्स में, तो उसको अपनी रिपोर्ट में मेंशन भी कर देता है। कितने टाइप की रिपोर्ट्स होती हैं मैं आप लोग को पढ़ा चुकी हूँ क्लासेस की वीडियो में ही। यहाँ पर ये तीनों ही काम नहीं करेगा, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, यानी कि तीनों ही काम नहीं करता जो ऑडिटर होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन इंटरनल चेक ऑडिट वर्क इज परफॉर्म, आंतरिक निरीक्षण के अंतर्गत जांच कार्य किया जाता है बाय एम्प्लॉयज कर्मचारियों द्वारा, बाय ऑडिटर अंकेक्षक द्वारा, बाय एम्प्लॉयज ऑफ ऑडिटर अंकेक्षक के कर्मचारियों द्वारा, बाय मैनेजमेंट बंधुकों द्वारा। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इंटरनल चेक जो होता है, आंतरिक निरीक्षण जो होता है, उसमें जो जांच की जाती है, जो चेकिंग की जाती है, वो कौन करता है। तो आंतरिक निरीक्षण में जो एम्प्लॉयज होते हैं, कर्मचारियों के जो होते हैं, कर्मचारी ही होते हैं संस्था के, उनके द्वारा ही इंटरनल चेक का काम किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंटरनल ऑडिट आर डिटरमाइंड बाय, आंतरिक लेखा परीक्षा की कार्य क्षेत्र और उद्देश्य का निर्धारण इनके द्वारा किया जाता है। शेयर होल्डर, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, मैनेजमेंट, नन ऑफ दिस। तो जो इंटरनल ऑडिट होता है, उस ऑडिट में जो स्कोप और ऑब्जेक्टिव्स हैं, यानी किस पर्पस से ऑडिट का काम किया जा रहा है, ये कौन निर्धारित करता है। ये निर्धारित किया जाता है प्रबंधकों द्वारा। इंटरनल ऑडिट जो होता है वो मैनेजमेंट के द्वारा ही कराया जाता है और मैनेजमेंट ही उसका डिसाइड करती है कि क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्यों रखे गए हैं, किस तरह से वो किया जाना है। तो एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। इसमें क्या होता है कि कंपनी के लिए एक इंटरनल ऑडिटर अपॉइंट कर दिया जाता है, जो कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हो सकता है या फिर एक कॉस्ट अकाउंटिंग जो कर लेते हैं वो भी हो सकते हैं एक तरह से, या कोई अन्य पेशेवर जो कि मतलब प्रोफेशनल होते हैं, उनको चीजों का नॉलेज है, ज्ञान है, उनको नियुक्त करा जाता है और वो जितने भी कार्य हो रहे हैं किसी संस्था में उनकी जांच करता रहता है और ये देखता रहता है कि क्या कहीं कोई गड़बड़ी या फ्रॉड तो नहीं किया जा रहा है। और इसका वो किसको रिपोर्ट करता है, वो जो संचालक मंडल होता है, प्रबंधक होते हैं, उनको रिपोर्ट करता है। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो आज की वीडियो में इतना ही। मुझे आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह की और वीडियो और प्रैक्टिस सेट भी आपके लिए आएंगे और फ्रेंड्स साथ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।